मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर, जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लास से। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसमें कल हम बतलाए थे, है ना, ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में, है ना, वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। अब उनके विशेष रूप से उनके जीवन पर हम लोग प्रकाश डालने का काम करेंगे कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, जीवन में कैसे कैसे वो काम किए। सिर्फ कल हम बताए थे कि उनको अवार्ड मिला, कौन अवार्ड, गोल्डन काइट अवार्ड, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। आज उनके जीवन पर हम लोग प्रकाश डालने का काम करेंगे, क्योंकि किसी भी राइटर, किसी भी पोएट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो प्रश्न पूछता है। जो हम कल भी बताए थे कि आप लोग कवि के जन्म और मृत्यु के बारे में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ज़रूर याद रखिएगा, और को कवि कहाँ से बिलोंग करते थे। तो वॉल्ट व्हिटमैन, है ना, वॉल्ट व्हिटमैन एक बहुत ही बहादुर, एक ब्रेव कवि थे, है ना, बहुत बहादुर कवि थे। और वो एक अमेरिकन पोएट थे, क्योंकि वो यूएसए में जन्म लिए थे, अमेरिका में जन्म लिए थे, तो अमेरिकन कवि थे। उनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को हुआ था, है ना, अमेरिका में। और जगह का नाम था, एक न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में एक स्थान था वेस्ट हिल, जिसे हम लोग, है ना, लॉन्ग आइलैंड भी उसको लोग कहते थे, वेस्ट हिल को। वहीं पर इनको जन्म हुआ था 31 मई 1819 ईस्वी को। और इन्हें जनता का कवि भी कहा जाता था, जनता का कवि। यहीं से आप लोग समझ जाइए कि जनता का कवि का मतलब क्या हुआ, है ना, जो ऐसा कवि जो आम लोगों के बारे में सोचता है ना, हम लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में। वैसा कवि जो पूरे लोग के बारे में सोचे, किसी खास देश और किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं, लोग के बारे में सोचे। आप लोग वो फिल्म देखते होंगे जनता गैराज, साउथ में चलता है, तो उसमें देखिए कि जनता गैराज में वो लोगों की समस्या को समाधान करने का काम करता था। उसी प्रकार से ये अमेरिका के जरूर कवि थे, लेकिन ये पूरे देश के लोगों के बारे में, पूरे देश की जनता के बारे में सोचते थे। और इसीलिए इन्हें पीपुल ऑफ पोएट कहा जाता था, जनता के कवि कहा जाता था वॉल्ट व्हिटमैन। किससे प्रश्न पूछेगा कि हु इज नोन एज पीपुल पोएट, कि जनता के कवि किसे कहा जाता है या कौन जाने जाते हैं, तो आपको वहाँ टिक आउट करना है वॉल्ट व्हिटमैन। तो ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। ये अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव को देखे, और इनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को हुआ, है ना, न्यूयॉर्क में एक स्थान था वेस्ट हिल, जिसे लॉन्ग आइलैंड से भी जाना जाता था। और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ, है ना, जो जगह का नाम था कैमडेन, और जो न्यू जर्सी से भी जाना जाता था। कैमडेन एक स्थान का नाम था, है ना, न्यू जर्सी वहीं स्थान था, है ना। तो इनका जन्म 1819 और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। वॉल्ट व्हिटमैन, है ना, का नीक नाम, उपनाम, है ना, वॉल्ट था। इनके पिताजी का नाम था वॉल्टर व्हिटमैन, जो एक अंग्रेज थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। माता इनकी थी जो डच थी, जिनका नाम था लुइजा वैन वेल्सर, हॉलैंड यानी नीदरलैंड के रहने वाली महिला थी। पिताजी इंग्लैंड के थे, माताजी थी जो इनका डच थी। और ये भाई बहन मिलाकर 9 थे। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। इनका स्थान था दूसरा। और इनके पिताजी एक कारपेंटर थे, एक बढ़ई थे। सोच लीजिए, आज हम लोग को सारी सुविधा मिलता है, तो पर भी हम लोग गार्जियन के सपना को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, हम लोग अपने उद्देश्य से भूल जाते हैं। और इनके पिताजी एक बढ़ई थे। बढ़ई का मतलब लकड़ी वाला काम करना, फर्नीचर वाला काम करना। और बढ़ई रहते हुए भी, है ना, वो अपने जिम्मेदारी को समझे। और उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक था, क्योंकि इनके कितने भाई बहन थे? भाई बहन मिला के 9 थे। इनका नंबर दूसरा था, किनका? वॉल्ट व्हिटमैन का। तो इनका स्थिति बहुत ही बुरा था, और ये कई वर्षों तक बढ़ई का भी काम किए। सोचो, कौन? वॉल्ट व्हिटमैन, है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग को पिताजी किसान है, तो हम लोग थोड़ा बहुत खेती में भी बाबूजी को सहयोग करते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में भी अपने गार्जियन अपने पिताजी को सहयोग करता। उसी प्रकार से इनका पिताजी बढ़ई थे,
कारपेंटर थे तो उसमें ये सहयोग करने का काम करते थे। कई वर्षों तक ये बढ़ई वाला भी काम किए, तो पर भी अपने उद्देश्य से भटके नहीं। वॉल्ट व्हिटमैन, सोचो, जिसका बचपन से ही जीवन संघर्ष से भरा रहा है ना, आर्थिक स्थिति जिनका बद से बदतर था, क्योंकि भाई बहन इनके बहुत काफ़ी थे और बाबूजी कोई बहुत बड़े पैसे वाला नहीं थे, कोई बहुत बड़े बिजनेस वाले नहीं थे, बेचारा कारपेंटर का काम करते थे, है ना। 1823 ईस्वी में वॉल्ट व्हिटमैन मात्र 3 साल के थे, तो इनके बाबूजी थे जो वेस्ट हिल जहाँ पर ये जन्म लिए थे, जिसको लॉन्ग आइलैंड भी कहा जाता था, वह स्थान को वहाँ से छोड़कर, है ना, अपने परिवार को लेकर कहाँ चले गए, ब्रुकलिन एक स्थान था, जगह था, वहाँ पर चले गए। मात्र वॉल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे? 3 साल के थे। तो वेस्ट हिल जहाँ पर ये जन्म लिए थे, जिसे लॉन्ग आइलैंड से भी जाना जाता है, उसको वो छोड़कर पूरे फैमिली के साथ इनके बाबूजी चले गए। ब्रुकलिन एक स्थान था जहाँ पर उस समय मात्र वॉल्ट व्हिटमैन का, है ना, उम्र 3 साल था, है ना। वहाँ पर जाके सेटल हो गए। वहाँ पर ये प्रथम शिक्षा प्राप्त किए, है ना, जिस समय, है ना, वहाँ पर ब्रुकलिन में प्रथम शिक्षा प्राप्त किए ये, है ना, यानी प्रथम इनका स्कूल रहा जहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त किए, वो पब्लिक स्कूल में। और मात्र 11 साल की उम्र में, है ना, 11 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिए वॉल्ट व्हिटमैन, स्कूल को छोड़ दिए, है ना। 1833 ईस्वी में, है ना, इनके पिताजी वहाँ पर भी गए। वहाँ पर भी जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। हम लोग कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी स्थान पर चले जाइए, है ना, जीवन है जो संघर्ष से भरा हुआ रहेगा जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए, है ना। इस स्थान चेंज करने से, है ना, कहीं भी आपको प्रॉब्लम का निदान नहीं हो सकता। तो इनके बाबूजी फिर वहाँ सोचने लगे कि नहीं, जिस स्थान से हम आए थे, वेस्ट हिल जो स्थान था, वहीं पर चले जाते हैं। तो उस समय और 11 साल की उम्र में वॉल्ट व्हिटमैन हैं जो स्कूल को छोड़ दिए, और तब तक उनको उम्र हो गया 14 साल। 1833 ईस्वी में, है ना, उनके पिताजी ब्रुकलिन शहर को भी, ब्रुकलिन जो स्थान था, वो स्थान को भी छोड़कर और फिर चले आए कहाँ, है ना, वेस्ट हिल, है ना, वेस्ट हिल आ गए पूरे परिवार के साथ। वेस्ट हिल जाओ, जिसे लॉन्ग आइलैंड से भी जाना जाता था, वहाँ आ गए। लेकिन उस समय उम्र हो गया वॉल्ट व्हिटमैन का 14 ईयर्स, यानी 14 साल, और आ तो गए उनके बाबूजी, फिर ब्रुकलिन शहर को भी, स्थान को भी छोड़कर फिर आ गए अपने पैतृक स्थान, है ना, वेस्ट हिल। लेकिन वॉल्ट व्हिटमैन को वहीं छोड़ दिए, कहाँ, ब्रुकलिन में, है ना। कह दिए कि तुम बाबू, हमारा स्थिति तुम देख रहे हो, अब तुम 14 साल के हो गए हो और तुम अपने पैरों पर खड़ा हो। उनको नहीं लाया। सोचिए कि 14 साल की उम्र में आज हम लोग हैं जो अपने माँ बाप से अलग नहीं होते हैं। 14 साल की उम्र में हम लोग को अपने लक्ष्य और उद्देश्य कुछ सूझता नहीं है, और उस समय उनको जिम्मेदारी दे दिए उनके बाबूजी कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी थी, क्योंकि उनके काफ़ी भाई बहन थे। बाबूजी एक कारपेंटर का काम करते थे, बड़ी थे, फर्नीचर का काम करते थे। अब 14 साल की उम्र में इनके बाबूजी जब लौट गए वेस्ट हिल 1833 ईस्वी में, तो वॉल्ट व्हिटमैन को ब्रुकलिन स्थान पर ही छोड़ दिया, बोल दिया कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। अब बेचारा किसके जीवन में परेशानी, जीवन तो बचपन से ही संघर्ष से भरा हुआ था, है ना, लेकिन ये कभी भी समस्या से और परेशानी से घबराते नहीं थे। बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, और दुनिया में जितना भी तुम देख लो पॉपुलर व्यक्ति या नामी व्यक्ति बना है, उसका कठिनाई जीवन से भरा हुआ रहता है ना। क्योंकि हम लोग कि किसके अंदर क्या टैलेंट है हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग तब जानते हैं जब उसको जीवन में सफलता मिलता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, है ना, वो दिन भर स्टेशन पर रेलगाड़ी में प्लेटफॉर्म पेपर बेचने का काम करते थे। कोई जानता था कि एक दिन ये देश का राष्ट्रपति बनेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है जो सफल होने पर
मालूम चलता है। अब इनका जीवन देखो कितना दुख भरी रहा, है ना, कि आर्थिक स्थिति खराब रहते हुए भी 14 साल की उम्र में इनका बाबूजी कहें कि अपने पैरों पर तुम खड़े हो जाओ, अपने बारे में खुद सोचो, है ना। तब वो ब्रुकलिन में ही इनको छोड़कर चले आए। ये बेचारा जीवन का पहला ये काम करने का काम किए, एक वकील एक था, नामी वकील। अभी देखिएगा उसका एक ऑफिस रहता है, ऑफिस में है जो एक स्टाफ को रखता है फाइल लाने के लिए। कोई अथी आ गया, ग्राहक आ गया, है ना, कोई भी व्यक्ति आ गया तो उसको अपने समझाने के लिए, है ना, रखता है एक व्यक्ति को। उसी प्रकार से एक नामी वकील थे, वकील के यहाँ ये इनको मिल गया ऑफिस बॉय के रूप में काम करने के लिए। तुमको देख रेख करना है ऑफिस में। बेचारा वहाँ काम किया, बोल्ट बीटमैन। उसके बाद ये जीवन में इनको बहुत उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन ये परेशानी को हंसते हुए झेल लेते थे, है ना। पहला काम ये कि वकील के यहाँ एक ऑफिस में, है ना, रह गए। क्या चीज़ के लिए? ऑफिस बॉय के रूप में रह गए। धीरे धीरे करके फिर ये एडिटर का काम किए, है ना, टीचर के भी काम किए, पढ़ाने का भी काम किए, पत्रकारिता किए, जर्नलिस्ट भी बने, पत्रकार भी बने। 1846 ईस्वी में एडिटर बन गए, संपादक, है ना। ब्रुकलिन ईगल न्यूज़पेपर था, ब्रुकलिन ईगल डेली न्यूज़पेपर था समाचार, उसका ये एडिटर बन गए 1846 ईस्वी में। और इसी तरह से वो विभिन्न प्रकार के अपने जीवन में काम किए, पत्रकारिता का भी काम किए, प्रिंटर का भी काम किए, छापने वाला का भी काम किए, है ना, एडिटर भी बने, है ना। गोल्डन काइट अवार्ड भी इनको जीवन में मिला। बहुत सारे संघर्ष भी किए और ये एडिटर के भी रूप में भी काम किए, टीचर के भी रूप में काम किए, एक पत्रकार के भी रूप में किए। 1846 ईस्वी में एडिटर भी बन गए। ब्रुकलिन ईगल डेली न्यूज़पेपर था, उसका ये एडिटर बन गए। इसी तरह से ये काम कर रहे थे। फिर 1862-63 के बीच में, 1862-63 के बीच में सिविल वार हुआ, है ना, सिविल वार, गृह युद्ध अमेरिका में, अंतर्कलह, है ना, गृह युद्ध हुआ जिसमें, है ना, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग को पीटा गया था, गृह युद्ध में घायल हो गए। और इनका एक भाई था, है ना, जिसका नाम था जॉर्ज, है ना, जो वर्जीना एक प्लेस था, स्थान था, वहीं पर वो देखने के लिए भाई को चले गए। उनको मालूम चला कि मेरा भाई जॉर्ज है जो घायल हो गया है, इसीलिए उसको देखने के लिए चले गए। कहाँ पर? वर्जीना एक शहर था, स्थान था, वहीं पर गए। वहाँ गए तो देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो घायल हो चुके हैं, है ना। इनको बहुत दया आया कि बताओ इतने लोग घायल हो गए, हम सिर्फ भाई को देखने आए थे, है ना, भाई को सेवा करने आए थे कि उसका कंडीशन क्या है। और ये लोगों को हालत को देखकर इनके अंदर भावना है कि नहीं, अब हम वॉलंटियर का काम करेंगे, समाज सेवी का। तो कई वर्षों तक जो घायल व्यक्ति थे उनके मुफ्त में ये क्या किए? सेवा किए, निस्वार्थ, है ना। आज हम लोग, मानव इतना बड़ा स्वार्थी होता है रे बाबू कि कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं करता है। आज डॉक्टर भी जाते हैं, फीस लेता है, टीचर भी जाते हैं, फीस लेता है, कोई भी काम करेगा उसके लिए काम के बदले लोग पैसा लेते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ही % ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। तो जितने भी घायल व्यक्ति थे, है ना, उसको बोल्ट बीटमैन वहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में, समाज सेवी के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक नर्स का मतलब सेवक के रूप में कई वर्षों तक वो काम किए। जबकि वो देखने गए थे किसके? सिर्फ भाई को। आज हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं रे बाबू, अपना परिजन बीमार रहता है, भाई बहन या कोई भी अपना रिलेटिव, तो उसको देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दर्द से कराहते रहते हैं, है ना। विभिन्न व्यक्ति हैं जिसको जीवन में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। और ये भाई को प्रॉब्लम को देखकर इनको बहुत बड़ा दया आया कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो घायल हो गए, जिसको कोई सेवा करने वाला नहीं है। इसीलिए वो कई वर्षों तक वॉलंटियर का काम किया। जबकि सोचो कि जिसका स्थिति कितना बदतर था, जो जीवन में किस किस परिस्थिति से आगे बढ़ा, अभी भी वो एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, कभी पत्रकारिता का काम कर रहे थे, कभी टीचर का काम कर रहे थे,
लेकिन वो अपने उद्देश्य को, वो अपने लक्ष्य को कभी भूले नहीं थे और वो सोच लिए थे कि हमको आगे बढ़ना है ना। इसी तरह से वो काम करते रहे, वॉलेंटियर के रूप में भी काम किए और उनकी जितने भी कहानी और कविताएं हैं जो था आम लोगों पर आधारित रहता था, आम लोगों पर आधारित रहता था। वो जब भी बात करते थे तो आम लोगों की बात, आम लोगों के बारे में बात करते थे। उनकी कविताएं आम लोगों पर रहती थी, जिसके कारण है ना बहुत सारे उनको आलोचना लोग करते थे, है ना, आलोचना बहुत करते थे, क्रिटिसाइज लोग करते थे। अमेरिका के बहुत सारे विद्वान पोएट थे जो इनको नज़रअंदाज करके चलते थे, इग्नोर करके चलते थे, इनको कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं देता था, है ना। तो पर भी हिम्मत नहीं हारे, है ना। 1855 ईस्वी में ये एक किताब लिखे, लीव्स ऑफ ग्रास, और इनके बहुत सारे कहानी और बहुत सारे जो पोयम थे इनके रोमांटिक पर था, रोमांस पर आधारित था, जिसके लिए भी लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि ये आम लोगों के बारे में बात करते थे, है ना। और जिसके कारण बहुत सारे लोग इनको परेशान किया, लोग हैं जो इनको आलोचना करता था, कोई हिम्मत नहीं देता था। लोग ये नहीं समझता था कि आम आदमी के बारे में बात करता है ना। लोग ये नहीं समझता था कि कितना संघर्ष करके आगे बढ़ा है, इससे हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसा इंसान था कि हार कभी मानता नहीं था, वॉल्ट व्हिटमैन। इसी तरह से 1855 ईस्वी में है ना एक किताब लिखें, लीव्स ऑफ ग्रास, है ना, लीव्स ऑफ ग्रास एक किताब लिखें, जो एक किताब क्या था, पोएट्री, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री था, है ना। कल भी इसके बारे में हम आपको कवि का परिचय में बतलाए थे। तो ये लीव्स ऑफ ग्रास कविताओं का संग्रह था जो 1855 ईस्वी में लिखे थे, जिसमें कविताओं की संख्या मात्र 12 था रे बाबू। और इनको तो बहुत सारे पोएट, कवि लोग बहुत आलोचना करता था, जबकि इनके पास क्या था, मेरिट था, एबिलिटी था, योग्यता था, कैपेसिटी था कहानी लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए, है ना। एक अच्छे निबंधकार भी थे, लेकिन इन्हें है ना कोई कोऑपरेट करने वाला व्यक्ति नहीं था। इनके जीते जी अमेरिका में ना के बराबर मान सम्मान मिला, है ना, ना के बराबर। अमेरिका के लोग, अमेरिका के सरकार, अमेरिका के में बहुत सारे जो पोएट थे, इनको ना के बराबर वैल्यू दिया, है ना के बराबर मान सम्मान ही नहीं मिला। तो पर भी ये हिम्मत नहीं हारे। 1855 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास से जब ये किताब लिखे वॉल्ट व्हिटमैन, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रकाशन वाले किताब थे, प्रकाशन वाले लोग थे जिनका किताब छापने का काम करते, जैसे आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड जानते हैं, है ना, बहुत सारे प्रकाशन का नाम हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में बहुत सारे प्रकाशन के लोग थे। लेकिन जब 1855 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास से किताब लिखें, जो कौची का किताब था, पोएट्री ऑफ कलेक्शन, है ना, कविताओं का संग्रह, लिख तो दिए, लेकिन ये जानते नहीं थे कि हमें लोग सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। बेचारा को छापने के लिए, है ना, अब हम किताब लिख दिए तो उसको छापने के लिए पैसा की ज़रूरत होता है ना जी। तो देखे होंगे कि बढ़िया बढ़िया राइटर जब किताब लिखता है और वो प्रकाशन वाला को बुलाता है, कहानी और कविता लिखता है तो अच्छा रहता है, तो प्रकाशन वाला एक को बुलाता है तो 20 को आता है दौड़े हुए, ये सर हमारा प्रकाशन वाला के दे दीजिए सर, हम छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। जब आपका किताब चलने लगा तो उसमें से रॉयल्टी भी मिलेगा, इनकम भी चलेगा। लेकिन ये बेचारा के कोई भी प्रकाशन वाला मदद नहीं किया, छापने का काम नहीं किया, बेचारा और परेशान हो गए और डिप्रेशन में कुछ दिन के लिए मतलब निराश हो गए। जैसे अभी देखो सुशांत सिंह राजपूत मर गया, आज सब लोग आंसू बहा रहा है ना, सब लोग है जो ट्वीट करके मैसेज करके, लेकिन जब वो जीवित था वो क्यों डिप्रेशन में गया, है ना, कौन उसको मदद कर रहा है कि न कर रहा है, कोई सोचा नहीं था, है ना। तो इंसान को जीते जी है जो कोई वैल्यू नहीं देता है, और वैसे व्यक्ति हर एक समाज में रहता है, आलोचना करने वाला व्यक्ति। तो जीवन में अच्छा भी काम करेगा तो पर भी आलोचना आपको मिलेगा, इसलिए आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना वही व्यक्ति करता है
जिसके अंदर कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वो दूसरे में सिर्फ बुराई ढूंढता है, उसको दूसरे में गुण को, उसको मेरिट का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो सिर्फ वो निगेटिव बात को सोचता है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है। चाहे वो किसी भी लाइन में, पॉलिटिक्स हो, है ना, टीचिंग लाइन हो, आप बहुत सारे टीचर को भी देखे होंगे टीचिंग लाइन में भी कि अपना पढ़ाने से मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को क्या है, वो तो ऐसे है, वो ऐसे है ना, यानी वो आपको कोऑपरेट करने के बजाय वो आपको क्या करता है, डेमोरलाइज करने का काम करता है ना। यह हर एक क्षेत्र में मिलता है। और बहादुर जो व्यक्ति होते हैं हर एक क्षेत्र के, वो इस सब से डरते नहीं हैं, है ना। तो 1855 ईस्वी में वॉल्ट व्हिटमैन को, है ना, कोई भी प्रकाशन वाला इनको लीव्स ऑफ ग्रास जो किताब था, जिसे कविताओं का संग्रह कहा जाता था, कोई भी व्यक्ति इनको, कोई भी प्रकाशन वाला इनको किताब को छापने का काम नहीं किया। तो ये और बेचारा निराश हो गए, है ना, बहुत उदास हो गए। खाली लोग क्या करता था, इनको आलोचना करता था कि ये किताब में ये कमी है, ये पोयम में ये कमी है ना, यही सब खाली करता था, लेकिन कोई कोऑपरेट करने का काम नहीं किया। तब ये 1855 ईस्वी में ही इनका तो स्थिति बद से बदतर था, ये अपने मकान को बेच दिए, है ना, मकान को बेचकर वो किताब को लॉन्च किए, लीव्स ऑफ ग्रास, जो बहुत ही अच्छी किताब थी, है ना। उसमें जब प्रथम एडिशन आया 1855 ईस्वी में, तो उसमें 12 कविता था। 1881 के बाद जब वो किताब लोकप्रिय हुआ, तब आप जब पॉपुलर हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, तो आपके पीछे सैकड़ों व्यक्ति लग जाएगा। तब 1881 ईस्वी के बाद, है ना, जब ये दोबारा सोचने लगे, है ना, कि लीव्स ऑफ ग्रास की किताब है, उसका दूसरा संस्करण भी आना चाहिए, है ना, तब 1881 के बाद अमेरिका के बहुत सारे प्रकाशन हैं जो इनके पास गया, कहा कि नहीं सर, हम लोग हैं जो आपका किताब छापेंगे। तब 1881 के बाद ये किताब को सभी लोग प्रकाशन वाला छापने का काम किया। सोचो, और हम लोग थोड़ा सा में परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा में हम लोग है जो टूट जाते हैं। इनके अंदर कितना जज्बा था, कितना ये संघर्ष किए, है ना। तो इनसे कहानी और कविता पढ़ने से ये सिर्फ नहीं है कि हम ये कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। कहानी और कविता में जो किसी खास व्यक्ति के बारे में जो हम लोग जानते हैं, तो ठीक है, उसके बारे में हम लोग उनके एडवांटेज को, उनके गुण को हम 100% नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके जैसा 50% 60% उनके राह पर चलने की कोशिश करेंगे। उस तरह से अगर कीजिएगा, तब हम लोग को जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम लोग को वॉल्ट व्हिटमैन से सीखना चाहिए, है ना, कि वो किस तरह के इंसान थे और किस तरह से संघर्ष करके और इस दुनिया में मुकाम को हासिल किए, है ना। आप कोई भी काम कीजिएगा बाबू जीवन में, तो सब लोग परेशान करेगा, जिस तरह से परेशान वॉल्ट व्हिटमैन करता था। वॉल्ट व्हिटमैन को लोग करता था। ये ना समझना कि सिर्फ इंडिया में लोग परेशान करता है ना। आप लोग सुने होंगे कि, है ना, कि देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज में एक नीच व्यक्ति होता है जो दूसरे को सिर्फ आलोचना और बुराई करने का काम करता है। तो 1881 ईस्वी के बाद बहुत सारे प्रकाशन वाले इनके पास आए और कह दिए कि सर, हम आपका किताब छापेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास था, जो 9 संस्करण में प्रकाशित हुआ। के संस्करण में? 9 संस्करण में। और सबसे लास्ट संस्करण 1892 ईस्वी में हुआ। मृत्यु भी इनका 1892 ईस्वी में हुआ, है ना। इसीलिए वो लास्ट एडिशन को वह डेथ बेड भी कहा जाता है, क्योंकि उसी लास्ट एडिशन 1892 ईस्वी में मर गए थे, है ना। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो लास्ट एडिशन है ना, जब 1892 में प्रकाशित हुआ, तो उस एडिशन को जाना जाता है डेथ बेड से भी। कौन बेड? डेथ बेड, क्योंकि उसी 1892 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था, है ना। सोचो कि कितना जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े, है ना। तो लीव्स ऑफ ग्रास है जो 9 संस्करण में प्रकाशित हुआ, फर्स्ट 1855 और लास्ट 1892, है ना। यही 2 से प्रश्न आएगा और आपको पूछेगा कि 9 एडिशन में, है ना, याद रखिएगा कि 9 एडिशन में प्रकाशित हुआ, जो ऑब्जेक्टिव में बता देंगे कैसे कैसे प्रकाशित हुआ, है ना। लेकिन आपको मुख्य रूप से 2 प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में।
फर्स्ट एडिशन और लास्ट एडिशन। लास्ट एडिशन को डेथ बेड से भी जाना जाता है क्योंकि उनको उसी समय क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो 1881 के बाद बहुत सारे प्रकाशन हैं, इनका सितारा बुलंद हुआ तो सफल व्यक्ति के पीछे देखे हुए कि सैकड़ों लोग जुट जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबू जीवन में परेशानी से घबराना नहीं है। हम लोग को जो तुम ठान लिया, जो तुम्हारा सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, उसी पर तुम काबिल रहो, तुम उसी पर तुम अडिग रहो, है ना। तुम्हें जीवन में जरूर सफलता मिलेगा, है ना। जैसे देखो कितना आलोचना करने वाला आलोचना किया वॉल्ट व्हिटमैन के, लेकिन ये परेशान नहीं हुए क्योंकि ये शेर दिल व्यक्ति था। शेर दिल व्यक्ति है जो जब तक वो सफल नहीं होता है वो अपने मुकाम से पीछे हट नहीं सकता है। जब ये लिप्स ऑफ ग्रास इसका लास्ट संस्करण, जिसे डेथ बेड से भी जाना जाता है, डेथ बेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1892 ईस्वी में ही वॉल्ट व्हिटमैन का मौत हो गया था। तब पहला संस्करण 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ लिप्स ऑफ ग्रास, कविताओं की संख्या 12, और सबसे लास्ट में जब प्रकाशित हुआ 1892 ईस्वी में, उसमें कविताओं की संख्या 400 था, 400 कविताएं था, है ना। कितने कविताएं? 400 कविताएं। सोचो कि कितना जीवन में संघर्ष किया। उतना ही नहीं, 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में वॉल्ट व्हिटमैन को, 1873 ईस्वी में वॉल्ट व्हिटमैन को, है ना, माइल्ड पैरालिटिक स्ट्रोक से ग्रसित हो गए। माइल्ड पैरालिटिक स्ट्रोक का मतलब होता है ना लकवा, है ना। आधे शरीर में लकवा मार देता है, उसी को कहते हैं, है ना, माइल्ड पैरालिटिक, है ना, स्ट्रोक। इनका आधा शरीर लकवा से ग्रसित हो गया, आधा शरीर इनका काम नहीं करता था, वर्क नहीं करता था। देखे होंगे लकवा वाला जिसको मार देता है तो शरीर काम नहीं करता। तो पर भी 1873 ईस्वी में तो पर भी ये हिम्मत नहीं हारे, तो पर भी अपने उद्देश्य पर, है ना, अडिग रहे। तो पर भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करते थे, जबकि आधा शरीर इनका काम नहीं करता था। और सोचो कि हम लोग को जीवन में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है तो हम लोग अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इस प्रकार के इंसान थे। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। कौन थे? वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन इस प्रकार के इंसान थे, है ना, जो जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना किए। अब हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका क्या थीम है ना। यानी ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता क्या चीज़ पर आधारित है, इसका थीम क्या है। तो इसलिए हम लोग को भी वॉल्ट व्हिटमैन से सबक लेने की ज़रूरत है रे बाबू, है ना, कि हम लोग को अपने जो उद्देश्य को ठान लिए उसको पूरा करना है। जीवन में जितना भी कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, वॉल्ट व्हिटमैन की इतना परेशानी नहीं आएगा जीवन में, है ना। और एक दूसरे को सहयोग करना जीवन में तुम्हारे ऊपर भी नियम लागू होता है कि अगर तुम सफल होता है, कोई बढ़िया काम करता है तो संसार के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, न कि क्रिटिसाइज करना चाहिए, है ना। कि हम लोग को क्रिटिसाइज करने से अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है जो निराश हो जाता है और अपने जीवन को, है ना, अपने जीवन को समाप्त कर लेने की कोशिश करता है। क्रिटिसाइज करने से वो व्यक्ति जो अच्छा काम करता है समाज के लिए, उसका मनोबल टूट जाने से वो समाज में अच्छा काम नहीं करता है। इसलिए इस प्रकार के इंसान से हमें दूर रहना चाहिए। जब तू सफल हो जाएगा तो आलोचना करने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, देखेगा तो तुम्हारा चेहरा देखते ही वो सर को झुका लेगा। आज देखो जब जीवित थे वॉल्ट व्हिटमैन तो इनको ना के बराबर सम्मान मिला, लेकिन आज पूरे अमेरिका के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग वॉल्ट व्हिटमैन को सैल्यूट करते हैं, वॉल्ट व्हिटमैन के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परेशानी से घबराना नहीं है। तो वॉल्ट व्हिटमैन के, है ना, अब हम लोग जानेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता उसका थीम क्या है, उसका प्रसंग क्या है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता क्या चीज़ पर आधारित है। तो इस कविता में वॉल्ट व्हिटमैन है जो एक मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में। वो हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि संसार में जितने भी हम लोग हैं, हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए
और हम लोगों को जीवन में, मानव जीवन एक ऐसी जीवन है कि हर एक मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और उतार चढ़ाव से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का क्या है? थीम है, प्रसंग है। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जो बतला रहे यही सब चीज़ पर आधारित है। यानी ये कविता जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है कविता, वो क्या चीज़ पर आधारित है? तो इस कविता में वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि संसार में जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए और हम लोगों को जीवन में, मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, इसलिए इससे परेशान नहीं होना चाहिए। और वो हम लोगों को बतलाते हैं कि हम लोग को यह सोचना चाहिए कि संसार में सभी मानव एक समान है, एक जैसे, एक ही अंग के बने हुए हैं। हम लोग को किसी भी इंसान से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग की मदद से किसी भी जाति, किसी भी कौम, किसी भी धर्म के लोगों का कल्याण होता है तो हमें उसे सहयोग करने की जरूरत है। ये कविता का प्रसंग है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता यही चीज पर आधारित है। और वो कहते हैं वॉल्ट व्हिटमैन हर एक मानव को, चाहे वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो मैसेज देना चाहते हैं कि संसार में जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोगों को किसी जाति और धर्म में विश्वास न करके हम लोगों को मानवता में विश्वास करना चाहिए, है ना। न जाति में, धर्म में, ये सब में विश्वास न करके हर एक इंसान को मानवता में विश्वास करना चाहिए। और ये जीवन है जो ईश्वर का एक उपहार है और इसे एक गिफ्ट है और हम लोग को पूरे जीवन खुश रहने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हमेशा खुश रहो, है ना। और किसी जाति और धर्म में विश्वास न करके मानवता में विश्वास करो। और वो हम लोग को बतलाते हैं कि मानव का ये फर्ज बनता है, मानव का ये फर्ज बनता है कि हम लोग जब तक जीवित हैं हम लोगों को मरते दम तक मानव का कल्याण करना चाहिए, मानव के उत्थान के लिए समाज में अच्छा काम करना चाहिए। ये कविता का प्रसंग है, ये कविता का थीम है। जो कौन कविता? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यही कविता का प्रसंग है और यही चीज पर यह कविता आधारित है। यही वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिका के नहीं पूरे देश के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से कि हम लोग को किसी जाति और धर्म में विश्वास न करके मानवता में विश्वास करना चाहिए। हर एक के मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इसलिए उस उतार चढ़ाव से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इस संसार में अच्छे भी लोग रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, लेकिन हम लोग को हमेशा अच्छे लोगों के साथ और अच्छे व्यक्ति के विचार पर चलने की जरूरत है। और हम लोग को किसी जाति और धर्म में विश्वास न करके मानवता में विश्वास रखना चाहिए। और वो लास्ट में हम लोग को बतलाते हैं कि मानव जीवन अनमोल चीज है, ये गॉड गिफ्ट है, उपहार है। और हम लोग का फर्ज ये बनता है कि हम लोग जब तक जीवित हैं हम लोगों को मानव का कल्याण करने के लिए एक अच्छी योजना, एक अच्छा काम करना चाहिए। मानव के भलाई के बारे में सोचिए कि मानव का कैसे कल्याण होगा। मरते दम तक हर एक व्यक्ति को मानव का कल्याण करते रहना चाहिए। ये कविता का प्रसंग है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइने लाइन पढ़ेंगे, है ना, कविता के बारे में। उसके बाद समरी पढ़ेंगे। लेकिन आपको इधर 3 दिन हम बुक पढ़ा दिए हैं, इसलिए कल फिर आपका टाइम एंड टेंस को हम नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अब बुक से लाइने लाइन हिंदी करेंगे। बुक के बाद फिर समरी बोर्ड पर, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सब बतलाएंगे, है ना। इसको 2 बार 3 बार, है ना, इसको देख लीजिए और ज़रूरत हो तो कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से वीडियो को समझिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है रे बाबू, लाइक करना है, कमेंट करना है। और आपको गुरुवार से यानी बृहस्पतिवार से 11 का बैच शुरू हो गया है, इसलिए ये एक शिक्षक के नाते, एक बड़े भाई के नाते आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है ना, कि आप लोग हैं जो सभी लोगों को बतलाने की कष्ट करें, लोगों को जागरूक करें कि पढ़ाई हो रही है ना। और सभी लोगों को बतलाइए और जितने भी आपके रिलेटिव है, भाई है, बंधु है, सभी लोगों को बतलाना है कि 11 का बैच इंग्लिश का शुरू होने वाला है ना, बृहस्पतिवार से, गुरुवार से। और हम लोग अगले क्लास में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लाइन लाइन हिंदी करके बतलाएंगे। तब तक इतना देखिए, क्योंकि 3 दिन हम बुक पढ़ा दिए हैं और इससे जो अभी हम बतलाएं उससे बहुत प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में सोल्व होगा। इसलिए मेहनत करना है, आपका मेहनत ही, है ना, हमारा फल है ना। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितने जीवन में सफल होइएगा, उतना हमें खुशी मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी तो हमें ही मिलेगा। और ध्यान देना है, और वॉल्ट व्हिटमैन जो बतलाए हैं, वो जो कहते हैं
उनके अनुसार हमें जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है, उनके आदर्श पर चलने की ज़रूरत है। यह कविता का थीम क्या है जो बता ही दिए कि मानवता में विश्वास रखो। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं। और आप लोग का बार बार पिछले मोटिवेट क्लास में बतलाए थे कि आप लोग सिर्फ स्टूडेंट ही हैं, है ना, और आप लोग का मुख्य कर्तव्य है शिक्षा से जुड़े हुए रहना। इसलिए भटकिए मत, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से एकदम इतना जोर से मेहनत कीजिए, है ना, लगन से मेहनत कीजिए, है ना, कि ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया जब लॉकडाउन था तब विद्यार्थी लॉकडाउन में नहीं था, वो अपने उद्देश्य पर टिका हुआ था, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।